पॉलीमर जो चैप्टर है उसके अंदर अगला टॉपिक है आपके प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक क्या होते हैं देखते हैं। ये उच्च अणुभार वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें ताप व दाब की सहायता से रासायनिक एवं यांत्रिक अभिक्रियाओं द्वारा ऐसे पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है जो अक्रिस्टलीय तथा कठोर हो। प्लास्टिक जो होते हैं उनका उपयोग घरेलू पदार्थों के अंदर, खिलौने बनाने के अंदर तथा अभियांत्रिकी पदार्थों के निर्माण में भी इनका काम में लिया जा सकता है। प्लास्टिक के कुछ गुण होते हैं वो देखते हैं क्या क्या होते हैं। धातुओं से सस्ते होते हैं तथा हल्के होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि इसके अंदर गैसों तथा पानी द्वारा इनका संचारण नहीं होता है, यानी कि इनमें संचारण की कोई समस्या नहीं होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इस कारण विद्युत तारों के लेपन में भी इनका उपयोग लिया जा सकता है। प्लास्टिक से खिलौने बन सकते हैं, ट्रे बन सकती है, प्लाई वगैरह बन सकती है, पाइप वगैरह बन सकते हैं, आदि पदार्थ बनाए जा सकते हैं इससे, प्लास्टिक से ये तो गुण हो गए प्लास्टिक के, लेकिन इनमें कुछ दोष भी होते हैं। वो दोष क्या क्या होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं ज्वलनशील होते हैं, यानी कि अगर इनके हल्की सी आग लगा देंगे तो ये जल जाएंगे आसानी से। ताप बढ़ाने पर शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। इनसे जो बने पुर्जे होते हैं वो टूट जाते हैं तथा आसानी से उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। तो ये तो जनरल फीचर हो गए प्लास्टिक के। गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, प्लास्टिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद ये है कि प्लास्टिक के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, यानी कि प्लास्टिक किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि प्लास्टिक के घटक क्या होते हैं वो देखते हैं। तो पहला घटक जो होता है इसके अंदर रेजिन होता है। तो रेजिन जो होता है बाइंडर होता है, बाइंडर का मतलब बंधक होता है, यानी बंधक इनके अंदर मिलाए जाते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो घटकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि रेजिन जो होते हैं प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में बाइंड करने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा है इसके अंदर पूरक, जिनको फिलर्स भी बोलते हैं। इन पदार्थों को मिलाने से निर्मित प्लास्टिक अधिक कठोर, अपारदर्शी, कम भंगुर तथा अधिक तनन सामर्थ्य वाली होती है, यानी कि फिलर को मिलाने से उनके अंदर ये इस तरह के गुण उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु कभी कभी प्लास्टिक में विशेष गुण उत्पन्न करने के लिए प्लास्टिक में बेरियम के लवण मिलाए जाते हैं, यानी कि बेरियम के साल्ट अगर प्लास्टिक के अंदर मिला दें तो जिस कारण क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक होती है एक्सरे की क्षमता, एक्सरे को रोकने की क्षमता उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बेरियम के साल्ट अगर आपने प्लास्टिक में ऐड कर दिए तो उससे जो होता है आपकी एक्सरे रोकने की पावर्स उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट होता है प्लास्टिक का वो है प्लास्टिसाइजर या सुगठ्यकारी पदार्थ। वे पदार्थ होते हैं जो प्लास्टिक को सुगठता या लचीलापन में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर सुगठ्यकारी पदार्थों के रूप में हम वेजिटेबल ऑयल या फिर कपूर ले सकते हैं इसके अंदर। अगला जो कंपोनेंट है प्लास्टिक का वो है आपके लुब्रिकेंट को अपन स्नेक भी बोलते हैं। प्लास्टिक की ढलाई को सरल बनाने हेतु एवं निर्मित वस्तुओं में अच्छी चमक उत्पन्न हेतु ढलाई के समय मोम, स्टेरॉइड, तेलीय पदार्थ आदि स्नेकों के रूप में इसमें मिलाए जा सकते हैं। यानी कि प्लास्टिक के अंदर जो शाइनिंग होती है वो थोड़ी बहुत लुब्रिकेंट्स के कारण होती है ना। लुब्रिकेंट्स मिलाने से क्या होता है कि जो प्लास्टिक को ढलाई है, प्लास्टिक को ढालना यानी कि किसी भी उसको आकार में बदलना वो आसान हो जाता है लुब्रिकेंट मिलाने से। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो आपका उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक पदार्थ जो होते हैं संघनन बहुलीकरण की अभिक्रिया को तीव्र तथा सुगमता से कराने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। यानी कि उत्प्रेरक जो होता है केवल प्लास्टिक निर्माण की क्रिया को बढ़ाता है केवल, और इसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर, कॉपर, जिंक ऑक्साइड तथा साल्ट ऑफ अमोनिया के साल्ट भी यहाँ पर अपन ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो इसका कंपोनेंट है वो आपके प्लास्टिसाइजर है। तो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, कुछ बहुलकों की उपयोगिता बनाए रखने के लिए उनमें कुछ स्थायी कारक मिलाए जाते हैं, यानी कि उनको लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए उनमें स्टेबलाइजेशन मिलाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं यहाँ पर अपने ये इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि इनसे प्रकाशिक अपघटन को इनसे बचाया जा सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है पॉलीएथिलीन के बारे में। तो पॉलीएथिलीन को इसके अंदर काजल जो होता है स्टेबलाइजर के रूप में इसमें मिलाया जाता है। तो लंबे समय तक ये लंबे समय तक जो आपकी पॉलीएथिलीन होती है वो चलती रहती है, खराब नहीं होती है। उसके बाद ये जो प्लास्टिक से उससे रिलेटेड कुछ बहुलक हैं। तो यहाँ पर जो पहला बहुलक है वो पॉलीथीन है। बिल्कुल मोस्ट कॉमन पॉलीमर है, सब जानते हैं पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन क्या होती है। तो देखते हैं क्या होता है। इस बहुलक को एथीन के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर योगात्मक बहुलीकरण इसलिए लिया है क्योंकि जो पॉलीथीन का जो निर्माण होता है एथीन से होता है, और एथीन के अंदर जो होता है डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे मोनोमर जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो जनरली योगात्मक बहुलीकरण करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम एथिलीन को हाई प्रेशर द्वारा लिक्विड एथिलीन के अंदर चेंज किया जाता है। इसके बाद उच्च दाब तथा उच्च ताप पर थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर इसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एन मॉलिक्यूल ले लिए अपन ने एथिलीन के। यहाँ पर जो
टेम्परेचर ले रखा है वो 150 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हाई प्रेशर ले रखा है, और यहाँ पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड का थोड़ा बहुत अमाउंट इसके अंदर ऐड किया, तो यहाँ पर ये आपके पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है यह है आपके पॉलीथीन, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पॉलीथीन के। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और आगे फर्दर चेन जो होती है आपस में जुड़ती चली जाती है, यानी कि ये जो है इसकी एक मोनोमर यूनिट है। एक मोनोमर यूनिट अब यहाँ पर एन टाइम्स ले रखी है, तो एन टाइम्स ये जुड़ती चली जाएंगे, तो आपके बहुत लंबा मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा, पॉलीथीन कहलाएगा। उसके बाद पॉलीथीन में क्या गुण होते हैं, देखो ये दृढ़ होते हैं, अपारदर्शी होते हैं तथा हल्के प्लास्टिक होते हैं। इन पर अम्ल, क्षार या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तो इसके गुण होंगे जो हम समझाते भी पॉलीथीन के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं पॉलीथीन को कहाँ उपयोग में ले जा सकता है। तो पहला है तो विद्युत रोधी के रूप में। विद्युत रोधी का मतलब ये है कि उसके अंदर जो करंट है उसके इंसुलेशन के अंदर इसको काम में ले जा सकता है। दूसरा, इसकी पॉलीथीन की थैलियाँ बनती है, सब जानते हैं। बोतल बनाई जा सकती है, खिलौने बनाए जा सकते हैं तथा पैकेजिंग के सामान इससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद विद्युत तारों के आवरण चढ़ाने में इसका काम में ले जाता है। प्लास्टिक की नलियाँ हैं, पाइप्स वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉलीमर है आपके पास है पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन देखते हैं किससे बनता है। इसका निर्माण जो होता है स्टायरीन को इथाइलिन बेंजीन में घुलकर बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलाइस्ट की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है आपके, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिख रखा है ये है स्टायरीन का फॉर्मूला। अब ऐसे स्टायरीन बहुत सारे अगर मिल जाए आपस में तो आपका जो बन जाएगा ये होगा आपके पॉलीस्टायरीन। अब पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। यहाँ पर ये जो यूनिट बनेगी, अगर ऐसी यूनिट आपस में बहुत टाइम के बहुत लंबी श्रृंखला के अंदर अगर जुड़ती चली जाए तो आपके पॉलीस्टायरीन का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर गुण देखते हैं पॉलीस्टायरीन क्या क्या गुण होते हैं। तो ये हल्के पारदर्शी पदार्थ होते हैं। एसिड बेस तथा नमी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भंगुर प्रकृति का बहुलक होता है तथा थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर ये नरम हो जाता है। इसकी रोधन क्षमता जो होती है अधिक होती है। इसके अलावा इसके जो उपयोग है वो देख लेते हैं क्या क्या है। यह रेडियो टीवी तथा बैटरी आदि के भारी आवरण को बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। इसकी सहायता से कई प्रकार के विद्युत उपकरण बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। तो मेनली तो ये इसके बनते ही हैं, रेडियो के कैबिनेट वगैरह होते हैं, टीवी का कैबिनेट हो गया, बैटरी का कैबिनेट हो गया, वो भी हम पॉलीस्टायरीन की सहायता से बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है पीवीसी। पीवीसी को जो होता है अपन बोलते हैं पॉली वाइनिल क्लोराइड, यानी कि विनाइल क्लोराइड का जब बहुलीकरण हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन पॉली विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो विनाइल क्लोराइड के पानी के साथ गर्म करने पर इमल्सन को बेंजोइल क्लोराइड या H2O2 की उपस्थिति में एक बंद पात्र में उच्च दाब पर अगर गर्म किया जाता है तो इस बलोक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बना रखे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये है आपके विनाइल क्लोराइड है। तो विनाइल क्लोराइड के आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले रखे। अब यहाँ पर अगर इसको अपन गर्म कर दें पानी के साथ बेंजोइल क्लोराइड और H2O2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये जो पॉलीमर बनेगा ये आपके पीवीसी है। तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है आपके ये पीवीसी की, और यहाँ पर पीवीसी के अंदर CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये Cl, ये यहाँ पर ये जो अपन ने बना रखी है ये इसकी एक मोनोमर यूनिट है। यानी कि इतने ऐसे मॉलिक्यूल अगर आपस में बहुत सारी संख्या के अंदर जुड़ते चले जाए n नंबर्स के अंदर, तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर है वो आपकी पीवीसी कहलाती है। पीवीसी से सब जानते हैं, पीवीसी के पाइप्स वगैरह घर के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पीवीसी जो होता है, पीवीसी से क्या क्या बन सकते हैं। पाइप बन सकता है, केबल इंसुलेशन बन सकती है, फर्श पर बिछाने की चादर इत्यादि इससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है आपके बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट क्या होता है कि इस बहुलक का निर्माण क्षारीय उत्प्रेरकों की उपस्थिति में फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। यानी कि ये तो हो गया फिनोल और ये हो गया आपके फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मूला आपके पास फिनोल का है और ये जो फॉर्मूला आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये दो कंपाउंड बनेंगे। इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बनता है पैरा प्रोडक्ट। इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिलफिनोल और इसका होता है पैरा हाइड्रोक्सी मेथिलफिनोल। अब यहाँ पर जो ऑर्थो वाला कंपाउंड है, ये ऑर्थो वाला कंपाउंड हमने ले रखा है यहाँ पर, ये बहुत सारे ले लिए अपन ने। अब ये बहुत सारे लेने के बाद क्या होता है, यहाँ से तो ये बेंजीन रिंग के अंदर इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और ये CH2OH, यहाँ से क्या होता है ये वाटर का लॉस हो जाएगा इस जगह से। तो यहाँ से वाटर का लॉस होने के कारण ये जो CH2 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके पास। ये देखिए अगली लाइन के अंदर, यहाँ से तो ये हो गया आपके पास COH, ये फिनोल की रिंग बन गई। उसके बाद ये CH2 जो है इस वाले और इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो सिमिलरली ऐसे कई सारी यूनिट जुड़ती चली जाएगी। जो यूनिट जुड़ेगी उसको अपन बोलेंगे नोवेलेट बोलेंगे इस यूनिट को। फिर इस नोवेलेट यूनिट के अंदर अपन यूरोट्रोपिन डाल दें तो यूरोट्रोपिन जो होता है वो होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। इसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6N4।
अगर यूरोट्रोपिन इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ से एक 3D नेटवर्क बन जाता है, और इस 3D नेटवर्क के अंदर क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड बॉन्डेड बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। उस बॉन्ड के कारण जो होता है आपके बेकेलाइट की कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखी है ये पूरी बेकेलाइट का एक 3D नेटवर्क है। उसके बाद बेकेलाइट के क्या क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। यह दृढ़ होता है, कठोर होता है तथा अविलेय ठोस होता है, जिस पर जल, लवणों तथा अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु क्षारों का प्रभाव इस पर पड़ता है। विद्युत तथा ताप के ये अच्छे कुचालक होते हैं। अब इनका क्या क्या उपयोग होता है, इनका उपयोग स्विच, प्लग, स्विच बोर्ड, हीटर हैंडल आदि बनाने के उपयोग में काम आ सकता है। यानी कि घरों के अंदर जितने भी स्विच वगैरह होते हैं हमारे बेकेलाइट के बने रहते हैं, प्लग्स वगैरह होते हैं, 2 पिन, मल्टीपिन वगैरह आती है वो भी सारी बेकेलाइट की बनी होती है। स्विच बोर्ड जो आता है पूरा प्लास्टिक का वो भी इसी का बना होता है। हीटर का जो हैंडल होता है वो भी इसी का बना होता है। इसके अलावा जो टीवी, रेडियो, टेलीफोन आदि के जो कैबिनेट होते हैं वो सारे के सारे आपके बेकेलाइट के बने होते हैं। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है वो आपके टेरलिन या फिर डेक्रोन। ये एक पॉलिएस्टर फाइबर होता है जो एथाइलिन ग्लाइकोल तथा टरथेलिक एसिड की अभिक्रिया से बनता है। तो यानी कि इसकी जो मोनोमर यूनिट होगी आपके पास, एक तो होगा एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरी मोनोमर यूनिट होगी आपके पास टरथेलिक एसिड। अभी एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर तो OH फंक्शनल ग्रुप रहता है और टरथेलिक एसिड के अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगी, तो इनकी क्रिया से जो इनका पॉलीमराइजेशन होगा वो आपके होगा कंडेंसेशन के थ्रू। यानी कि यहाँ पर इनकी जो बहुलीकरण की अभिक्रिया होगी वो आपकी संघनन बहुलीकरण की अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये तो हो गया आपका एथाइलिन ग्लाइकोल और ये हो गया आपके टरथेलिक एसिड। तो टरथेलिक एसिड के अंदर से ये जो OH है ये तो एसिड से निकलेगा और यहाँ से जो H है ये ग्लाइकोल से निकलेगा। अगर यहाँ से वाटर का लॉस अपन कर दें तो यहाँ पे वाटर का लॉस करने पर, क्योंकि इधर का H भी जाएगा इधर की टरथेलिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बचेगा, तो ऑक्सीजन लिख दिया, फिर CH2 उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन ये अल्कोहल का, ये ग्लाइकोल का है तो ये ग्लाइकोल का लिख दिया। उसके बाद ये यहाँ से OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, तो इसका जो पार्ट बचा वो C डबल बॉन्ड पार्ट बचता है, तो ये C डबल बॉन्ड पार्ट और बाकी रिमेनिंग पार्ट इसका ऐसे कैसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अपन ने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है ये है इसकी एक मोनोमर यूनिट। एक मोनोमर यूनिट ये है, अगर इसके एन टाइम्स अगर आपस में जुड़ते चले जाएं आपस में तो आपके पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, ये जो आपके टेरलिन या डेक्रोन का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। इसके बाद टेरलिन या डेक्रोन के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, तो गुणों के अंदर देखते हैं तो एक तो कलरलेस यानी कि रंगीन होता है। रिजिड का मतलब ये दृढ़ होता है। हाईली रेजिस्टेंस टू मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि ये जो होते हैं इसकी रेजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधक होता है लवणों के प्रति और कार्बनिक अम्लों के प्रति। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है तथा ये जल विरोधी प्रकृति के होते हैं। अब ये टेरलिन जो होते हैं कहाँ पे काम में आ सकते हैं हमारे संश्लेषित रेसे जैसे टेरलिन, डेक्रोन आदि के निर्माण में काम आ सकते हैं। सेफ्टी हेलमेट जो इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर जो सिर के ऊपर हेलमेट लगाए जाते हैं वो आप टेरलिन या डेक्रोन के बना सकते हैं। एयरक्राफ्ट बैटरी बॉक्स जो होता है वो इस टेरलिन का बन सकता है, आदि के निर्माण में इनका काम में ले जा सकता है। इसके अलावा PET फिल्म होती है, इसका उपयोग भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है, इसमें भी इसका फॉर्मेशन में काम में ले जा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉलीमर है वो है नायलॉन। तो जो नायलॉन है इसका निर्माण डाइबेसिक अम्ल तथा डाइएमीन के संयोग से बने पॉलीएमाइड को नायलॉन बोलते हैं। इसका निर्माण संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। तो जो नायलॉन 66 होता है हमारे पास एक पॉलीएमाइड होता है जो एडिपिक एसिड तथा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से बनता है। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला लिख रखा अपन ने ये तो है एडिपिक एसिड का, और ये जो फॉर्मूला लिख रखा है ये आपके हेक्सामिथाइलिन एमीन का। तो यहाँ से तो इसका OH निकलेगा और यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकलेगा, तो ओवरऑल इसके अंदर से हो जाएगा आपके पास वाटर का लॉस हो जाएगा। और जो अभिक्रिया होगी, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में अभिक्रिया होती है, तो जो अभिक्रिया होगी वो आपकी होगी संघनन बहुलीकरण की। यानी कि इस पॉलीमर का जो निर्माण होगा वो संघनन बहुलकीकरण द्वारा इसका निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये हम देखें कि जो OH पार्ट है वो तो इसका चला जाएगा यहाँ से, और इधर से OH पार्ट वाला अगर चला गया इस जगह से तो यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड लिख दिया अपन ने। उसके बाद ये यूनिट ऐसे कैसे जाएगी यहाँ तक, तो ये यहाँ तक लिख दिया अपन ने। उसके बाद ये जो NH2 ये वाला पार्ट है इसके अंदर से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पर ये NH बच जाएगा आपके पास। उसके बाद ये CH2 का होल 6 रह गया और यहाँ पर ये NH रह गया। उसके बाद आगे ऐसे के ऐसे बहुत सारी यूनिट अगर जुड़ती चले जाए तो आपके नायलॉन 66 पॉलीमर का निर्माण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही पड़ेगा।